कॉन्फिडेंस कह लो सबके मन में है, उनको क्या सीखना है जो अब नहीं सीखा वो आगे 2021 में क्या सीखेंगे वो बताइए। देखिए, मार्केट का एक बड़ा सा व्यू ये लग रहा है कि हम रिकॉर्ड फिस्कल स्टिमुलस पे बैठे हुए हैं, विच इज़ 8 ट्रिलियन, जो लास्ट टाइम भी क्राइसिस में नहीं हुआ था, और जो भी हुआ था 2.5 ट्रिलियन वो 18 महीने में हुआ था, ये बार 2 महीने में कर दिया। करेक्ट। तो ये जो हमें कंटिन्यूस अपसाइड ऑल एसेट क्लास, ये तो कमोडिटी में भी चल रहा है, जैसे कि स्टील एल्यूमिनियम हो गया, बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स में चल रहा है, अपने मार्केट्स में चल रहा है, एंड ग्लोबल सभी मार्केट्स में ये चल रहा है, बिटकॉइंस में चल रहा है। तो ये लिक्विडिटी अपना रास्ता कहीं ना कहीं ले रही है, पर लिक्विडिटी कहीं पर इन्फ्लेशन में जाके अटकेगी और इकोनॉमी रिकवरी हो जाएगी, तो सेंट्रल बैंकों को ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो ग्रेजुअली वाइंड डाउन करना पड़ेगा। राइट। तो वो कभी ना कभी 21 में होगा। जो अभी हम रिस्क ऑन मोड में है, कहीं पर हम रिस्क ऑफ मोड में जाएंगे। तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मेल या फीमेल मार्केट में आए हैं, उनको स्टॉप लॉस इज अ मस्ट, वो ध्यान में रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो मार्केट लास्ट 3 महीने में यू मूवमेंट दिखाया वो ये 12 महीना ये मूवमेंट दिखा सकता है, कभी नहीं हो सकता। हमें पता है इट विल बी, चलो यहाँ जनवरी चालू हुआ तो ये होके वापस कहीं पर जा सकता है। हाँ, दैट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी। तो ट्रेडिंग वालों को स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। जो इन्वेस्टमेंट में है उनको थोड़ा सेक्टोरियल रीबैलेंस करना मेरे ख्याल से काफी जरूरत होगा। एंड अगर उसी की हम बात किए जाए तो 2-3 सेक्टर मुझे लगते हैं कि जो उभर के ओवर नेक्स्ट नॉट 1 ईयर बट 3 to 5 years भी आएंगे, और जो अब ये कोविड के बाद बदले हुए माहौल में जो बेहतर सेक्टर हो सकते हैं, बेहतर सेक्टर हो सकेंगे। पर उनको मार्केट में कैसे खेलना वो एक बात है, पर पहले कौन उभर के आएगा। जैसे मुझे लगता है कि लास्ट 10 साल से रियल एस्टेट प्राइसेस, पर्टिकुलरली रेसिडेंशियल रियल प्राइसेस, वर गोइंग डाउन। कुछ नहीं तो 3 से 5% सैलरी हाइक सबका हुआ है। राइट। 8 से 10 भी हुआ होगा, पर मैं बोलती हूँ एवरेज 5% इन्फ्लेशन बेस्ड प्राइस हाइक हुआ है। इंटरेस्ट रेट अपने रिकॉर्ड बॉटम लो लेवल पर है, पर्टिकुलरली फॉर रेसिडेंशियल हाउसिंग। होम लोन्स के लिए तो इससे बढ़िया टाइम ही नहीं है। और वर्क फ्रॉम होम ने हमें क्या सिखाया, एक रूम में फादर को काम करना है, यस, एक में बच्चों की स्कूल चल रही है, स्कूल भी घर में, ऑफिस भी घर में, तो घर की कीमत बहुत बढ़ गई है। मुझे पता है वैक्सीन आ गया है, बट फिर भी ये जो डिमांड वेव चालू हुआ है ना, तो वो जो डर कि अभी भी भाव नीचे जाएंगे, क्या जल्दी है, बाद में लेंगे, वो खत्म हो गया। जब वो खत्म होगा तो इतने साल की पेंट अप डिमांड रिफ्लेक्ट, कंज्यूमर्स की रियल डिमांड है, वो रियल डिमांड आ रही है, एंड ये चलती रहेगी। Okay. तो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट मुझे लगता है हैज वेरी लार्ज मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी ऑल्सो, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्ट करना है, आपको स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, वीनियर, क्या क्या चाहिए, और फिर तो उसको सजाना है। राइट। तो वो पूरी एक इंडस्ट्री उभर के बाहर आ जाएगी। उसको कैसे प्ले करना है वो एक अलग बात है। हमको जरूरी नहीं है डेवलपर से ही प्ले करें, हम रियल हाउसिंग फाइनेंस से भी ना प्ले करें, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन बहुत है। हम कोई सप्लायर ऑफ मटेरियल से, होम फर्निशिंग से भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनको काफी सारा बैरियर आ चुका है फ्रॉम चाइनीज इंपोर्ट्स, जो पहले इजी था। राइट। और इंटर्न उनके सप्लायर, फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल ऑफ गुजरात गैस, वो सब टाइल्स कंपनी को गैस सप्लाई करता है, और यूएस ने चाइना पे 250% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया, तो उनका 35% मार्केट शेयर जो यूएस मार्केट में था वो बंद हो गया। इंडिया हैज स्टार्टेड सप्लाइंग। अब मैं कौन सी टाइल कंपनी को पहुंचूं, ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? बेस्ट इज आई बाय गुजरात गैस, जो सभी को गैस सप्लाई करती। सो कौन से चीज से क्यों प्ले करना है, किसका कैश फ्लोज बेटर है, वो एक अलग अपने आप का साइंस है। इंटरेस्टिंग चीज है। बिल्कुल। बट ये एक सेक्टर जो है मुझे लगता है जो पूरा रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, housing finance and all the suppliers to the real estate, I think this will continue as a big theme helping our economy and markets both. Oh, wonderful. आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा अमीषा जी, इसमें मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ। एसेट एलोकेशन के लिहाज से कुछ बदलाव करने की जरूरत है। फर्ज करें कि भाई आमतौर पर लोग स्टॉक मार्केट, फिक्स इनकम, गोल्ड सिल्वर और रियल एस्टेट,
इन 4 एसेट्स में ब्रॉडली पैसा डालते हैं। तो अब किस तरह का एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो का होना चाहिए? देखिए, अभी जो लेवल पर अपने मार्केट्स हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का शायद 80% इक्विटी में है, जो कोर इन्वेस्टर्स हैं। नए नए तो धीरे-धीरे आना, क्योंकि उनका रियल एस्टेट ज्यादा होगा, करेक्ट, नए आ रहे हैं मार्केट्स में, तो पर जो कोर इन्वेस्टर का 70-80% शायद इक्विटी में हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज मार्केट्स हैव डन सो वेल टू। उनको थोड़ा ग्रेजुअली रिड्यूस करके आना चाहिए फिक्स्ड इनकम में, ओके, टू जस्ट प्रोटेक्ट द कैपिटल अ बिट इन द करंट ईयर। रियल एस्टेट पे मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि प्राइस राइज बहुत आ जाएगा, जिसको रीट्स की वजह से अगर फिक्स्ड इनकम सब्स्टिट्यूट चाहिए तो वो ले सकते हैं। विद इन इक्विटी, इफ वन वांट्स टू कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो, आई वुड से दैट 40-40-20 कैन बी अ गुड बैलेंस बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ओके, 40% लार्ज कैप, 20% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप। हाँ, कुड बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर देम, बिकॉज ये रैली जो है वो बहुत ब्रॉड बेस रहेगी, और वो ब्रॉड बेस रैली का एडवांटेज, मतलब निफ्टी शायद कैप हो जाए या तो रेंज बाउंड रहे, बट ब्रॉड बेस सम गुड स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। अगर आपको उसका एडवांटेज लेना है ऑन अ स्लाइटली रेंज बाउंड निफ्टी फॉर अ फुल ईयर बेसिस, तो आपको लार्ज मिड कैप, स्मॉल कैप को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। और गोल्ड पर क्या व्यू है? क्या गोल्ड रखना चाहिए इस वक्त, या अब गोल्ड रखने की जरूरत नहीं? हमारा एज अ हाउस व्यू है कि शायद ये साल सिल्वर विल डू मच बेटर देन गोल्ड। अगर प्रीशियस मेटल्स में जाना है तो आई वुड से दैट गोल्ड तो रखना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी काफी है ही सरप्लस, बट थोड़ा सिल्वर से भी उसको प्रीशियस मेटल का पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। अच्छा, 2020 में बहुत डर भी लगा लोगों को, और जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोग नए आए भी, लेकिन काफ़ी लोग इंतज़ार में भी हैं कि बस मिस हो गई। और हर वक्त हर लेवल पे ये लगता भी है लोगों के, थोड़ा अब गिरेगा, वापस गिरेगा, नीचे आएगा, क्योंकि कोविड का डर तो निकला नहीं था। ये तो अब है कि वैक्सीन और सब कुछ आपके सामने है। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए क्या राय, चाहे वो नए इन्वेस्टर हों, चाहे पुराने इन्वेस्टर जिन्हें पैसा डालना था मिस हो गया, अब वो क्या करें? अभी से डालना शुरू करें, इंतज़ार करें, कैसे करना चाहिए? इनको अभी अपना इन्वेस्टमेंट स्टेगर करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े टुकड़ों में करना पड़ेगा। एक एंट्री लेने से क्या हो जाएगा कि सपोज उनका जो भी इन्वेस्टेबल सरप्लस है 15 से 20% डालें, थोड़ा पेशेंस रखें। Nobody has been right in the market and timing the market, but ये जो लेवल और जो फ्लो से पैसा आ रहा है ये कंटिन्यूस नहीं आएगा, कहीं ना कहीं एक करेक्शन का मौका मार्केट देगा, तब जाके उनको फुल फ्लेजेड जाना है। बट फिर भी ये 14,200 का करेक्शन कोई 10,000 तो होने का डिफिकल्ट लग रहा है अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, तो शायद हमें 12,500 13,500 भी मिले, तो वैसे उनको स्टेगर करता जाना है। अपना इन्वेस्टमेंट्स 13,500 में भी थोड़ा वापस डालें, और कहीं पर कोई इवेंट हो गया ग्लोबली, डोमेस्टिकली और पैनिक हो गया तो वापस स्टेगर करके वापस डालना है। एंड ग्रेजुअल ये विजन उनको इंडिया के ऊपर रखना है 3 से 5 साल का। अच्छा। क्योंकि हमारा इकोनॉमी का साइकिल डेफिनेटली चेंज हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि करेक्शन आएगा तो ग्लोबल रीजन से आएगा, और खरीदना है तो इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक खरीदना। यस, ये दोनों कॉम्बिनेशन बनाना है। यस, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक और बात जो है कि जैसा आपने कहा भी कि थोड़ी रिसर्च करें, थोड़ा सवाल पूछें अपने आप को और उसके बाद इन्वेस्ट करें। स्पेशली मैं यंग स्टूडेंट्स जो हैं, या जिन लोगों ने अपने करियर की शुरुआत की है अभी पैसे आने लगे, और अचानक से ना वो पॉकेट मनी से जब सैलरी आती है तो बहुत सारे लगते हैं, वैसे कि बहुत सारे हैं। तो अब आपके पास 2 ही तरीके, या तो खर्च करना शुरू कर दो कि बहुत सारे कमा रहा हूँ, या उसको अभी से सेव करना शुरू करो। तो उनके लिए आपकी क्या ओपिनियन है, जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने कमाना शुरू किया, या जिनको पॉकेट मनी बहुत अच्छी मिलती है और उसमें से वो बचा लेते हैं? जो यंगस्टर्स हैं वो तो बहुत ही टेक सेवी है, सो उनको काफ़ी पता है। एंड एक दूसरा पॉइंट जो पहले सवाल से थोड़ा जुड़ा हुआ है वो है कि हर एक बिजनेस में डिसरप्शन इज द नेम ऑफ द गेम। सो आपके पोर्टफोलियो में कितने सारे सेक्टर्स हम हमेशा देखते हैं, ऑटो ओवरवेट अंडरवेट, फार्मा ओवरवेट अंडरवेट, टेक्नोलॉजी ओवरवेट अंडरवेट, बट डिसरप्टर्स को ओवरवेट कोई भी लेवल और कोई भी प्राइस से रखना चाहिए। वो एक खास जरूरी मैसेज है। अच्छा, मतलब जो जमाए प्लेयर और कंपनियां हैं
उनका गेम बिगाड़ने वाली जो कंपनियां नई नई आ रही है, यस, उनमें पैसा लगाना चाहिए। उनमें पैसा उनमें बनेगा तो बड़ा बनेगा। हाँ बनेगा, मतलब काफी सारी जो लिस्टेड प्लेस है वो तो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस मॉडल एस्टेब्लिश कर चुकी है। करेक्ट। और उनकी रीच इतनी वाइडर है जो उनको, जैसे बोलते हैं ना कि लास्ट 11-12 साल में जो ई कॉमर्स अडॉप्शन नहीं हुआ वो लास्ट 11 महीने में हो गया। बट ये ट्रेंड जाने वाला नहीं है इन हरी। ये तो जैसे अपनी इंडिया का डेमोग्राफिक है तो ये डीपन ही होने वाला है, क्योंकि दे आर वेरी सेवी। तो वन पॉइंट ये हो गया कि डिसरप्टर को पोर्टफोलियो में रखिए। एंड जो मिलेनियल्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उनके लिए थीम एंड बास्केट इन्वेस्टमेंट्स विल बी वेरी यूजफुल। कि आज उनको लगा कि बजट में टैक्स बढ़ाएंगे तो वो एक थीम पे प्ले कर सकते हैं, ट्रेडिंग इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एक्चुअल नीशेस एंड पॉकेट्स। बट बड़ा थीम उनको ये भी लगा, डिसरप्टर, केमिकल, फार्मा, तो वो उनको इनिशियली थोड़ा इजी रहेगा मार्केट्स को नेविगेट करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात की है। अच्छा, कुछ नई थीम्स, नए सेक्टर्स इस हिसाब से आने चाहिए। जैसे आपने जो थीम बताई वो बड़ी कन्विंसिंग है कि घरों की ज़रूरत, होम फर्निशिंग वाले स्टॉक्स, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से जुड़े स्टॉक्स तो बढ़िया रहेंगे। लेकिन 2020 में जो कुछ हुआ, जो उसके वजह से क्या कुछ और ऐसी थीम्स है जो आने वाले सालों में बढ़िया परफॉर्म कर सकती हैं? काफी सारा प्राइस में रिफ्लेक्टेड है, बट एज अ थीम जो जैसे कि बहुत ही अच्छा अभी भी कर सकता है। जैसे हमें पता है कि हम आजकल सभी कुछ पहले ऑनलाइन ही देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हैज बिकम द हार्ट ऑफ एवरीथिंग। जैसे हमने इंस्टाग्राम खोला, कोई आके हमें कुछ ना कुछ बताता है, उसके पीछे इतना एआई चालू है यूट्यूब के पीछे कि मैंने लास्ट टाइम ये देखा था तो मुझे ये दिखा। सो एफएल जैसे जो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड स्टॉक्स है या इंडिया मार्ट, मैं वही बोल रही हूँ, चल बहुत गए हैं स्टॉक, बट एज अ थीम अगर हम 10 इयर्स का व्यू लेंगे तो ये सभी का बिजनेस यहाँ से बहुत ही बड़ा होने वाला है। ई कॉमर्स, डिजिटल से जुड़े हुए बिजनेसेस विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं शो खत्म करूँ उससे पहले अमीषा जी एक राय, एक सलाह लेना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, और उन लोगों के लिए भी 2020 में काफ़ी लेसन है। कुछ लोगों ने नुकसान में बुक कर लिया, वापस एंटर नहीं कर पाए, कुछ लोगों ने बने रहे लेकिन नया पैसा नहीं लगाया फॉल में, और कुछ लोग अपने डिसिप्लिन के साथ एसआईपी कर रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? बदले हुए माहौल में क्या कुछ उनको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में कुछ बदलने की ज़रूरत है? सी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में फ़र्क में तो मैंने जैसे बताया कि पहले उनको मार्केट कैप रीबैलेंस करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। थोड़ा मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर, गुड क्वालिटी, मोस्ट लाइकली जिसकी भी वो इंडस्ट्री लीडर जो सेगमेंट के हैं उसी में आई वुड सजेस्ट उनको रहना चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आपने लास्ट 5 से 10 साल देखा होगा तो एनबीएफसीज वर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल। बट अभी क्या हुआ, ये कोविड में सभी प्राइवेट बैंक्स ने बहुत कैपिटल रेज कर ली, और जितना कोविड का डर था उतना बैड एसेट्स का झमेला नहीं हुआ है। करेक्ट। और लास्ट 5 साल में जब से मोदी सरकार आई, सभी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स या बैंक्स बैलेंस शीट्स को क्लीन अप से तो जाना ही पड़ा है। तो मुझे लगता है जो प्राइवेट बैंक्स है उसको पोर्टफोलियो में एक अच्छा वेटेज देने की जरूरत है। और जो कोर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है जिसमें स्टील यूज हो जाता है, एल्यूमिनियम यूज होता है, तो क्या स्टील एंड एल्यूमिनियम प्राइसेस आर अप 35, 40, 50%। वो सभी मैन्युफैक्चरर्स को कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आएगी। तो थोड़ा ये रिशफलिंग की पोर्टफोलियो में वो जगह बना सकते हैं। पर आप कहो कि क्या उनको कैश पे जाना चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो। करेक्शन के लिए मेंटली रेडी रहना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि आप काफ़ी फीमेल इन्वेस्टर्स के लिए रोल मॉडल है, एक डर से ज़्यादा झिझक कि मेरा काम नहीं है, मैं कैसे करूं, क्यों करूं, ये कैसे निकले हमारी महिला दर्शकों के मन से कि हाँ हमें भी इन्वेस्टमेंट्स में, स्टॉक मार्केट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है? ये झिझक या डर, इसका निकालने का फॉर्मूला बताइए जरा। सिंपल फॉर्मूला तो ये है, झिझक या डर होती है हमें फेलियर की। तो हमें ये जानना है और समझना है कि फेल मैं भी हो सकती हूँ, फेल आप भी हो सकते हो। हाँ, समझदार लोग भी होते ही हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो मैं क्यों फेल होके कुछ सीखूं नहीं उसमें से? आपको ही फेल होने का मौका हमेशा क्यों दूं? Absolutely. जब फेलियर का थोड़ा माइंडसेट बना लेंगे
और उसमें से लर्निंग कि क्यों ये, क्या तो मैंने रॉन्ग स्टॉक ले लिया, या तो रॉन्ग प्राइस पे लिया, या तो रॉन्ग प्राइस पे निकल गई, क्या हुआ ये तीनों में से। वो हमेशा जो माइंड में क्वेश्चंस आते जाएंगे तो लर्निंग होगा। एब्सोल्युटली, हर एक इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ सीखें। पैसा भी बनाए तो बहुत अच्छा, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर लें। अमीषा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई एम श्योर हमारे यंगस्टर्स, फीमेल ऑडियंस जो हैं, उन्हें बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा, कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि हम भी अमीषा जी की तरह एक बढ़िया इन्वेस्टर बन सकते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट गाइड बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इक्विटी गुरुकुल में आज अपना समय देने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से महिलाओं के लिए भी निवेश में और स्टॉक मार्केट में है बेहतरीन मौके, ये बताया प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट एमडी अमीषा वोरा ने। तो इक्विटी गुरुकुल के सीजन 2 में इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही, फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।